हेलो बच्चों। एग्जाम बूस्टर कोर्स तो लगातार आपका चालू है और कल हम जब आपको ये बना करके दिए हुए थे कल के वीडियो में, तो 3 क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क के लिए छोड़ा था और मैंने आपको कहा भी था कि आप जो है कुछ सवाल ऐसे रखिए जिस सवाल को आप जो है ध्यान दे करके खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए और जब ये सवाल आपका सॉल्व हो जाता है तो हमारे जवाब का इंतजार कीजिए। और अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो फिर हमारा कोई इंतजार नहीं करना है, क्योंकि तैयार आपको होना है और एग्जाम के जो एस्पायरेंट हैं, जो मतलब उसके हिस्से हैं, वो आप हैं। ये बात मेरी सही है कि नहीं, आप बता दीजिए। और मैं ये भरोसा करता हूं कि ये बात 100% सही है और इन्हीं बातों को आपको ध्यान में लगातार बनाए रखना है। और मैंने जो वादा किया था आपसे, जो कमिटमेंट था हमारा कि आपके लिए हमारा प्रयास वो जो आपको बेहतर और अपने बेहतर ऊंचाई तक पहुंचा सके, उसी की कड़ी में मैं ये लगातार आपके लिए बना हुआ हूं। और जो चैनल है वो आपको हमेशा फेवर दे रहा है, इसको कभी भूलने की जरूरत नहीं है। और ये जो 3 क्वेश्चन आपके लिए है, देखा जाए इस पर हम बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव का ही मैंने आज उसका कोई ऑप्शन नहीं लिखा है, क्योंकि आपको समझाना है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन को फिर से यहाँ पे तैयार किया है। एक पदार्थ पर प्रकाश किरण, जो 7 नंबर का ऑब्जेक्टिव था आपका, एक पदार्थ पर प्रकाश किरण 60 डिग्री पर आती है। यदि परावर्तित और अपवर्तित किरण परस्पर लंबवत हो तो अपवर्तनांक का मान क्या होगा। बिल्कुल आसानी से इस जगह पे मैं करके दे रहा हूं। सपोज कीजिए वो पदार्थ कोई है जिस पदार्थ पर जब लाइट रे आता है तो ये क्या करता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन यानी परावर्तन और अपवर्तन दोनों घटना को अंजाम देता है। और ये होता है। अच्छी बात यह है कि इस कॉन्सेप्ट पर बड़े एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी तक मैंने आपको अपना क्वेश्चन दिया है, बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन से आपकी मुलाकात अभी नहीं करवाई है, लेकिन वो भी जल्द करेंगे हम लोग, एकदम जल्द से जल्द करेंगे। थोड़ी जगह तो बन जाए, थोड़ा स्पेस तो बन जाए, थोड़ा रिवीजन तो ढंग से हो जाए, फिर तो वो तो आएगा ही आएगा। आपके पास भी एग्जामिनेशन का गाइड है, सिर्फ हमको उसको कंट्रोल करके, उसको कलेक्शन करके आपके सामने लाना है, उस पर चर्चाएं करनी है। और अगर आप भी कर रहे हैं तो आप भी कीजिए, फिर हम भी करेंगे तो और बेहतर होगा। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये परावर्तन हो रहा है, ये अपवर्तन हो रहा है। जिस पदार्थ की बात कर रहे हैं हम लोग, वो पदार्थ मान लेते हैं कि यही है। उसने कहा है क्या, ये भी समझना है कि परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यही कह रहा है, परस्पर लंबवत है ये दोनों। अच्छा, ये कितने पर आ रहा है, 60 डिग्री पर। और अगर दूसरे माध्यम की चर्चा नहीं की गई तो आप कंफर्म रहिए कि दूसरा माध्यम यानी पहला माध्यम क्या है, हमारा हवा है, और दूसरा माध्यम वो पदार्थ है। तो आप इसको म्यू1 मान लीजिए, चूंकि इंसिडेंट रे जहां पर है वो पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है। अब आप देखिए, ज्योमेट्री से हम इस कोण का पता तुरंत लगा लेंगे। बोलिए कैसे, सब आदमी ध्यान से देखिएगा कि यहाँ की ज्योमेट्री क्या है। परावर्तन के नियम के हिसाब से ये कोण अगर 60 डिग्री है तो यह भी तो कोण 60 डिग्री का होगा। और जब ये 60 डिग्री का होगा तो यहां से लेकर के ये कोण हो जाएगा कितना, 30 डिग्री का, क्योंकि ये भी आपस में क्या है, लंबवत है। यहां पर भी टोटल 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कहां पर, तो ये लाइन देखें और इसको देखें, यहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। परावर्तन के नियम से आपतन परावर्तन का कोण बराबर होगा, तो ये 60 हो गया और ये 60 90 में से घटा, यहाँ 30 हुआ। फिर देखिए, इसके और इसके बीच भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो क्या होगा, ये 30 हो गया तो फिर ये क्या होगा, यहां से यहां तक ये 60 होगा। फिर देखिए, यहां से इसको देखा जाए तो ये भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो अगर ये कोण आपका 60 डिग्री है तब तो ये कोण भी 30 डिग्री होगा ना, आ गया। आपतन का कोण 60 डिग्री तो अपवर्तन का कोण 30 डिग्री आ गया हमारे पास। तो आई का वैल्यू आ गया 60 डिग्री और आर का वैल्यू आ गया कितना, 30 डिग्री। अब कुछ नहीं करना है,
स्नेल का नियम लगा देंगे, मेरा काम हो जाएगा। देखा जाए साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन, और हमको पता है कि हवा का अपवर्तनांक 1 होता है और इसीलिए म्यू टू मुझे ये प्राप्त करना है। तो क्या होगा, रख दीजिए वैल्यू, साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 30 डिग्री, और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू टू रहेगा ही और म्यू वन का वैल्यू 1 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास म्यू टू का मान साइन 60 होता है बेटा √3/2 गुना साइन 30 होता है 1/2, ये 2 से 2 मर गया, इक्वल टू कितना आ गया √3, और यही आपका आंसर हो गया। आप अपना ऑप्शन से मिला लेना इसको। बिल्कुल मेरे समझ से ये 100% क्लियर है। आप इसको रिपीट करके देख लेंगे और अपने से कैलकुलेशन करके देख लेंगे। अगर नहीं बना है तो, अगर बना है तो इसको मिला लेंगे, और अगर सही है तो हमारा आशीर्वाद है आप पर, हमारी दुआ है आपके साथ कि आपने ये कॉन्सेप्ट सही तरीके से सीखा हुआ है। एंड आपके लिए मैं थैंक्स बोलूँगा कि आपने इस होमवर्क को अपने दिल से लगाया और उसे समाधान तक पहुँचाया। आगे बढ़ते हैं। यदि कांच और जल का अपवर्तनांक 3/2 और 4/3 हो, मतलब कहने का, मैं इसको इरेज करता हूं चूंकि जगह आपके पास इतनी ही है, इसी पर सारे काम करके देने हैं हमको। तो ये आइए बात करते हैं 8 नंबर का सॉल्यूशन, इसको लेकर के देखते हैं। यदि कांच और जल का अपवर्तनांक 3/2 और 4/3 हो, मतलब क्या कहने का, म्यू जी का वैल्यू है कितना 3/2 और म्यू डब्लू का मान है 4/3। तो कहता है कांच के, क्या कहता है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी आपको कह रहा है म्यू जी बटा म्यू डब्लू का मान कितना होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है आपको, तो लग रहा होगा कि कुछ नया, बिल्कुल नया है, और ऐसी पढ़ाई खास करके 10th के लेवल पर नहीं करते हैं लोग, पर सवाल आने की संभावना है। अब बदले हुए समय में आप इसको नजरअंदाज न करें, हो सकता है ऐसा सवाल न पूछा गया हो लेकिन पूछा जा सकता है। तो क्या होगा, निकालते हैं, देखा जाए यहाँ पे म्यू जी का वैल्यू सिंपली रख दीजिए ना 3/2 और होल बटा कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिखिए 3/2 और होल बटा 4/3, ये बराबर हो जाएगा 3/2 इंटू 3/4, ये 3 ऊपर जाएगा और 4 नीचे रह जाएगा, तो 3 तिहाई 9/8, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कहीं से कोई प्रॉब्लम नाम का चीज नहीं है। एग्जाम बूस्टर कोर्स को ध्यान में रखते हुए आपको थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा मेरे साथ, और मैं भी आपके लिए थोड़ा तेज चल रहा हूं ताकि आपका रिवीजन और आपकी जानकारी दोनों ही बेहतर हो, इसलिए मैंने ये थोड़ी सी तेजी बनाई है आपके लिए। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये 9th 8th नंबर क्लियर हो गया। 9th नंबर में कुछ था नहीं, 0 डिग्री उसका आंसर आएगा जो आपको सवाल में दिया हुआ था। 10th में देखें, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 हो तो हीरे में प्रकाश का वेग क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बिल्कुल आसान है ये, इसको करना कोई भारी बात नहीं है। आपको पता है कि म्यू इक्वल टू फॉर्मूला होता है C/V, इसी से बन जाएगा वो हमारा, और C आपको पता है कि ये प्रकाश का वेग है, निर्वात में स्टैंडर्ड वैल्यू है, और आपको पता है कि इसका दिया हुआ है मेरे पास 2.42 इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड डिवाइडेड बाय V, और यही V चाहिए, हीरे में प्रकाश का वेग चाहिए हमको, आराम से मिलेगा। सो V इक्वल टू हो जाएगा 3 × 10⁸ बटा 2.42 मीटर पर सेकेंड, जो आफ्टर कैलकुलेशन आपको 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड देगा। तो मैं ये मानता हूं कि ये तीनों ही जो हमारे क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस में थोड़ी कैलकुलेशन थी, थोड़ा कॉन्सेप्ट था, और इसीलिए मैंने आपके लिए छोड़ा इसको कि थोड़ा बच्चा इस पर काम करके देखेगा, ताकि उसको ये लगेगा कि हमारे साथ जो सर ने मेहनत किया है और पहली बार सर ने हमसे कुछ पूछा है, तो हम जरूर इसके लिए प्रयास करेंगे। और अगर आपने किया होगा तो बहुत अच्छा, नहीं किया है तो यहाँ से सीख लेंगे। इसके अलावे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं, तो रिवीजन में मैंने लगभग बातें बोल दी है, और अभी कोई खास वैसा दौड़ भी नहीं आया है,
ताकि आप बहुत ज्यादा परेशान हो सके। परेशानी की भी बात नहीं है, हल्के हल्के क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ने पर देखेंगे। देखो यहां से शॉर्ट आंसर में एक क्वेश्चन जो मुझे अच्छा लगा, पार्श्विक विस्थापन का स्लेब की मोटाई से क्या संबंध है। ये मैं लेक्चर में बोला हुआ हूं, हो सकता है कि आपको इस पर ध्यान न गया हो, लेकिन आपको मैं बता दूं, पार्श्विक विस्थापन लेटरल डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं, और ये वाला है आपके पास में वीडियो में ये डायग्राम ऑलरेडी बनाया हुआ है और इस पर बात की हुई है हमने। ये देखा जाए, ये और यहां से लाइट ऐसे भागेगा, इसके बाद इसको जब हम लोग आगे बढ़ाते तो ये होता है। एक्चुअली यही जो वाई है या कुछ भी जो कहने का मर्जी है आप कह लीजिए, यही कहलाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। मतलब होता है इसका कि जो किरण आ रही थी इस स्लैब के ऊपर, स्लैब के ऊपर आने के बाद ये पहली बार ये रिफ्रैक्शन हुआ, अपवर्तित हुआ, और जब ये स्लैब के बाहर निकलता है तो फिर ये इसी मोड में इसके पैरेलल आता है। लेकिन जब ये अपवर्तित होकर के लंब की तरफ, चूंकि विरल से सघन माध्यम में प्रकाश आया है, यही आपका वो स्लैब है, यही आपको ये क्या डेंसर मीडियम है, ग्लास स्लैब टाइप का होता है, ये ग्लास होता है, तो ये क्या है, एक सघन माध्यम है, तो लंब की तरफ मुड़ेगी प्रकाश, लंब की तरफ मुड़ी, और ओरिजिनल डायरेक्शन इसका ये है, इधर इसको जाना चाहिए था। तो जो इसका ओरिजिनल पाथ है, जिधर ये जाना चाहता था, उससे जितना दूर हट करके ये इस स्लैब से बाहर निकला है, इसी के बीच की जो लंबवत दूरी है, इसी को पार्श्व विस्थापन और अंग्रेजी में लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। इस पर गंभीर चर्चा, बड़ी चर्चा आपको 12 में देखने के लिए मिलेगी, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, और अभी जितना ये सिखा रहा है उस पर ही भरोसा कीजिए। लेकिन आपके बुक में भी और कंसेप्चुअली भी ये बात मानी जाती है, ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है ना बच्चा, ये इस स्लैब के मोटाई के समानुपाती होता है। स्लैब जितना मोटा होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा होगा। यही आपसे पूछा जा रहा है इस शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के माध्यम से, कि बच्चे को लेटरल डिस्प्लेसमेंट यानी पार्श्व विस्थापन के विषय में कितना नॉलेज है। यही एक लाइन आप अगर लिख दीजिएगा, 2 मार्क आपका कोई नहीं काटेगा, 100% वो 2 मार्क आपको मिलेगा। और अगर ये फिगर बना दिए तब तो अगर उसके मन में 1 मिनट के लिए थोड़ी भावना भी होगी तो वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उनको ये पता होगा कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फुल नॉलेज है इस स्टूडेंट के पास। और मैं तो दे ही रहा हूं ना, और मैं तो इतना कह रहा हूं कि अगर आप सिर्फ वीडियो को देखते रहोगे ना, किताब कॉपी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चूंकि बातचीत है, एक तरह का डिस्कशन है, और डिस्कशन में चीजें और अच्छे तरीके से दिमाग में आती है। समझ गए ना, ये सब पढ़ने का एक गूढ़ रहस्य है जो हम लोग आपको बता सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने उसको अनुभव किया है, महसूस किया है। ठीक है ना, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। ये महसूस करने वाली चीज कभी छू करके परखी नहीं जाती है। आपने सुना होगा कि मैं तो हवा हूं, किस तरह पहरे लगाओगे, महसूस ही करोगे मगर छू न पाओगे, है ना। तो इस बात को समझना है कि किस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट लेटरल डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट होता है। ये सारी चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है। भाई इसका जवाब तो हमने कितनी बार आपको दिया है। जब प्रकाश अपना माध्यम बदलती है, तो माध्यम बदलने का मतलब क्या, या तो वो हवा से किसी दूसरे माध्यम में आएगी या दूसरे माध्यम से किसी सघन से विरल में जाएगी। तो जब भी माध्यम परिवर्तन करता है प्रकाश किरण, तो वो अपना चाल बदलता है या उसका वेग बदलता है। समझ गए ना, तो चाल के बदलने का ही वजह है दिशा परिवर्तन, दिशा से शिफ्ट होना। तो जब ये सवाल हमसे पूछा गया है कि प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है, तो सीधा जवाब देंगे कि जब कभी भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है,
और वेग में परिवर्तन का मतलब है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज करता है, क्योंकि वो जिस दिशा में पहले जा रहा था उससे थोड़ा वो विचलित होता है। और यही वजह है, इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, यानी चाल का बदलना प्रकाश का अपवर्तन का सबसे बड़ा कारण है। और आपको तो पता है ना, हमने तो आपको बताया हुआ कि v इक्वल टू एफ लेमडा या c इक्वल टू आप कह सकते हैं एफ लेमडा। ये c प्रकाश का वेग है, उसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति है, लेमडा वेवलेंथ है। आपको जान करके अच्छा लगेगा कि c और लेमडा में समानुपातिक संबंध होता है। प्रकाश का जब वेग बदलेगा ना, है ना, या इसको इन ये तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू हो गया ना, इसको इन जनरल लेंगे तो v प्रोपोर्शनल टू लेमडा कह दीजिए आप किसी दूसरे माध्यम में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वेग के बदलने से वेवलेंथ बदलता है, बट जो मैं कहना चाहता हूं ये f नहीं बदलता है। प्रकाश का माध्यम परिवर्तन यानी अपवर्तन की घटना जब प्रकाश करती है तो इसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। और इसके लिए आपके पास में स्ट्रॉन्ग प्रूफ है, कलर, रंग प्रकाश का रंग उसकी आवृत्ति से जुड़ा हुआ है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि माध्यम परिवर्तन से प्रकाश का वेग बदलता है, उसका वेवलेंथ बदलता है यानी तरंग दैर्ध्य बदलता है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है उसकी, क्योंकि आवृत्ति रंग से जुड़ा हुआ है। अलग अलग कलर के लिए फ्रीक्वेंसी होती है। और आपने सिंपल प्रैक्टिकल करके देख लेना है कि अगर लाल कलर के लाइट को आप हवा से पानी में डालिए तो वो लाल ही रहेगा, दूसरा किसी रंग में वो नहीं बदलेगा। तो कुल मिलाकर के अपवर्तन का जो पहला फेज है, जो हम लोग सरफेस पर पढ़ रहे हैं, सिंगल प्लेन सरफेस। सिंगल प्लेन सरफेस, एक बिल्कुल समतल सतह से अपवर्तन की घटना का हम लोगों ने अध्ययन किया है अभी तक। इसके और भी बातें हैं जो अभी चर्चा का विषय हमारा नहीं है। अब आइए हम लोग आज कुछ और नया करके देखते हैं इसमें, और जब नया करेंगे तो निश्चित रूप से एक एहसास भी हमारा नया होगा। आज हम आपको लेकर चलते हैं इसमें प्लेन सरफेस में प्रिज्म एक बच रहा है, तो प्रिज्म की बात हम थोड़ी अलग से कर लेंगे, उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रिज्म जब शुरू करेंगे ना तो बहुत सारी बातें आ जाएगी, तो उसके लिए घबराना नहीं है। अब देखा जाए, इसके बाद हम बात करते हैं, आज आपको लेंस स्टार्ट करते हैं। लेंस में कुछ ऐसी रोचक चीजें हैं जिस पर हमें काम करना चाहिए। सो लेंस की बात करते हैं, यानी कर्व्ड सरफेस से, मुड़ी हुई सतह से हम लोग किस तरह से एग्जाम बूस्टर कोर्स में एक शॉर्ट रिवीजन लेते हैं। आज मैं इस पर एक इंट्रोडक्शन मोटा मोटी दे रहा हूँ। इस पर तो बेहतरीन काम करके आपको मतलब जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो मिलेगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। लेंस तो आप समझ में करते हैं कि यह एक पारदर्शी माध्यम है। चूंकि मैंने आपसे कमिटमेंट रिवीजन का भी किया है तो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। यह जो है ना, एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसके पास दो सरफेस होते हैं, जिनमें से किसी एक सरफेस का कर्व्ड होना सख्त जरूरी है। अगर नहीं होगा तो वो लेंस नहीं कहलाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये लेंस भी एक है और एक लेंस यह भी है। इस पर बहुत चर्चा हम लोगों ने आगे किया हुआ है। तो इसको हम लोग कैसा कहते हैं, अवतल लेंस, इसको क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, इसको डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है, इसको अभिसारी लेंस कहते हैं, इसको अपसारी लेंस कहते हैं। ये लाइट को क्या करता है, एक जगह पे समेटने का काम करता है, इसको कन्वर्जिंग बिहेवियर कहते हैं। और ये यहाँ पे ये एक्चुअली फोकस है इसका। ये प्रधान अक्ष आपको पता है, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये C1 C2 हो गया। ये सब चीजें अभी मतलब उतनी गहराई से बताने की नहीं है, सब बताया हुआ है। ये डाइवर्जिंग लेंस है, आपको पता है कि ऐसे जाएगा और ये इस तरह से बाहर लाइट को फेंकेगा। और ये आपको पता है कि लेंस का अपना एक खास अपवर्तनांक होता है। लेंस अपना स्वभाव अपने दृश्य के मुताबिक तभी प्रदर्शित करता है जब, माने जैसा वो दिख रहा है वैसा वो कर भी रहा है। तो ये तब संभव होता है जब बाहर का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम हो, यानी μ2 अगर μ1 से कम हुआ, यानी लेंस के बाहर का जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक हमेशा लेंस मटेरियल के अपवर्तनांक से कम होना चाहिए। तभी अगर उत्तल लेंस है तो व्यवहार भी उत्तल लेंस की तरह करेगा।
ये मैं अपने कोटा से आपको बता रहा हूं। अगर कहीं गलती से बाहर के माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा हो गया, लेंस का कम पड़ गया, तो देखिए क्या होता है। यहां पर देखा जाए, लेंस को मैंने दिखाया है ना, देखा जाए यहां पर, ये यहां नहीं लिखेंगे, ये मैं यहां लिखता हूं कि ये μ2 ग्रेटर देन μ1 होने से ऐसा होगा। लेकिन अगर लेंस ने कुछ ऐसा बिहेवियर किया, आपको देखिए ना, मजा आपको आएगा, एकदम फुल इंटरटेन करेंगे आपके लिए हम। देखिए, आपको देख करके हैरत होगी बात कि लेंस, ये तो पंजाब की बोतल में कश्मीर का पानी जैसी बात हो गई कि दिखता कुछ है और करता कुछ है। ये देखिए, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये C1 हो गया, और ये क्या हो गया, C2 हो गया। और यहाँ देखिए, आप कह रहे हैं ना, आपको देखिए ना, बिल्कुल हम हैरत में डालने की बात कर रहे हैं। पर याद रखिएगा, जो सच्चाई है और जो परफेक्टनेस है वो सिर्फ यही मिलेगा आपको। आपको पता है कि लेंस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और बाहर का मैंने μ1 माना, यहाँ पर भी μ2 और बाहर का मैंने μ1 माना। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर एक ही जगह पर दो रीत कर रहे हैं, यहाँ कुछ और यहाँ कुछ, लेकिन समझ लीजिए बात को, यहाँ कुछ और यहाँ कुछ करने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि अब की बार आपका μ2 छोटा पड़ गया है μ1 से, और इसीलिए ये इतना बड़ा अपराध हुआ। ये अपराध नहीं है, वो कोई क्रिमिनल नहीं है कि आपने उसको उसने मजबूर कर दिया किसी का मर्डर करने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो जैसा सिस्टम आपने बनाया वैसा वो बन करके तैयार हुआ है, उसमें उसकी क्या गलती है, जैसा उसका आपने फर्मा तैयार किया वैसा वो रिजल्ट दे रहा है। इसका कारण अभी जानने की आपको दूर दूर तक कोई जरूरत नहीं है। ये मैं जानकारी के लिए, चूंकि रिवीजन में थोड़ी थोड़ी बात कभी कभी आ जाती है तो मैं आपको बता देता हूं, पर आपको इससे ज्यादा मतलब रखना है ना। ये ऐसा होता है, अपर क्लास में जाने के बाद आपको जो है ना खुद पता चल जाएगा कि सर ने जो बात बताई थी वो आपको आज से 3 साल के बाद आपको ये बातें टकराएंगी, और तब आपको लगेगा कि ये चैनल हमें भविष्य की सुरक्षा भी देता है। जो बात हम आज से 3 साल बाद सीखेंगे, वो बात थोड़ी थोड़ी अभी भी सीखने का मौका ये चैनल हमें दे रहा है। और यही कारण है कि इसको हम प्राथमिकता देंगे, अपने दोस्तों से भी शेयर करेंगे, और जो भी लोग इसको जहां से भी देख रहे हैं, किसी भी फॉर्मेट पर देख रहे हैं, चाहे वो फेसबुक पर वो देख रहे हैं, चाहे इंस्टा पर देख रहे हैं, चाहे वो गूगल में देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, या यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो सब जगह पे हम आपसे यही कहेंगे कि आप इसको अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और इसका बहुत बड़ा बेनिफिट हमारे सोसाइटी को मिलेगा, हमारे स्टूडेंट कम्युनिटी को मिलेगा, आपके बाल बच्चों को मिलेगा। क्योंकि हम लोग जल्दी मिलते नहीं हैं, यूट्यूबर बहुत सारे हैं पर हम लोग जल्दी नहीं मिलते हैं, हम लोग बहुत रेयर होते हैं। आपको भी ये लग रहा होगा, कंटेंट को पूरा जब देखेंगे ना तो समझ में आएगा कि ये आदमी, ये टीचर और ये मेहनत जो है वो कितना गहराई तक हमें ले जा रहा है। चलिए, तो ये इंट्रोडक्शन का मामला था आज, इसमें बहुत सारी बातें हमको करनी है। क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न है तो हम चाहते हैं कि बहुत अधिक क्वेश्चन से आपका सामना हो। थोड़ा साइन कन्वेंशन वगैरह देख लीजिए, सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है ना। फोकस वगैरह सब इसमें बताने की कोई बात नहीं है। ये देखिए, इंसिडेंट रे है ना, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो दूरी मापेंगे वो प्लस होगा, इसके अपोजिट जाएंगे वो क्या होगा, माइनस होगा, नेगेटिव होगा। इसके ऊपर जो जाएंगे वो प्लस होगा, इसके नीचे आएंगे वो माइनस होगा। और बाकी सब वही है, लेंस फार्मूला है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f है ना। तो लेंस सूत्र को भी बात अगर करें तो कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। लेंस फार्मूला जो है ये आपको पता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। थोड़ा मिरर से थोड़ा डिफरेंस होता है, मिरर में प्लस लगता है और लेंस में माइनस लगता है। इसको हम लोग लेंस सूत्र कहते हैं। इसके प्रूफ करने के लिए भी आपको सिखाया हुआ है रेगुलर लेक्चर में, आप वीडियो को सर्च करके देखेंगे कि लेंस सूत्र को हमने कितना बेहतर तरीके से प्रूफ करके दिखाया हुआ है, तो वहां से आपको ये मिल जाएगा। और क्या है, पावर, ये क्या बोलते हैं, लेंस का जो ये फोकल लेंथ है वो क्या होता है, आपको पता है कि अगर हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस की बात करेंगे तो उत्तल लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है,
पॉजिटिव होता है, जबकि अवतल लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये तमाम बातें हैं, ये सब के लिए मतलब क्या बोलते हो कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं फोकस की बात करूं, अगर ये कॉन्वेक्स लेंस का है तो एफ का मान क्या होगा, इसका पॉजिटिव होगा। आप सामने से देख लीजिए, इमेज वगैरह की यानी प्रतिबिंब की कहानी सारी हम बताएंगे, आपको घबराना नहीं है। यही है आपका फोकस, ये पॉजिटिव होगा। जबकि अगर आपके पास में कॉन्केव लेंस हुआ तो इसका फोकल लेंथ क्या रहेगा है, देख लीजिए, ये डाइवर्जिंग लेंस है, ये पीछे बढ़ाना पड़ेगा आपको, और इसको भी यहाँ से क्या करना पड़ेगा, ऐसे पीछे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पर फोकस बन करके आया, तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये ऐसे फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आज के वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूं, क्योंकि पीछे का भी कुछ क्वेश्चन किया मैंने और वो मैथमेटिकल था, तो हमने सोचा कि कुछ और भी इसको आगे बढ़ा दे, क्योंकि इस पर जितना कम समय दें उतना बेहतर है। आपको बार बार अपना भी सेल्फ स्टडी करना है। तो कल इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएंगे, और अगर संभव हुआ तो कल हम आपको एग्जामिनेशन में पूछे हुए क्वेश्चन से भी रूबरू कराएंगे, क्योंकि वो भी जरूरी है इस कोर्स में। खास करके इस कोर्स को एकदम सख्त जरूरत है ऐसे क्वेश्चन की। अब थोड़ी जमीन हमारी बन चुकी है, तो अब परेशानी वाली कोई बात नहीं है। चीजें अब आपको समझ में भी आएगी, और इसको इंटरटेन भी करेंगे हम लोग। तो हमें अपना दिशा पता होना चाहिए। वो एक तरह का मतलब इमेज होगा, एक तरह का आईना होगा, जिस आईने को देख करके हम अपनी तैयारी को और अच्छा रुख दे पाएंगे। तो इसके लिए हमारा और आपका दोनों का मेहनत बराबर होना चाहिए। आप जितना मेहनत करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे, ये मेरी दुआ है। और इसी के साथ आज की वीडियो को मैं समाप्त करता हूं, और ये आशा करता हूं कि आप अच्छे दिन और अच्छी मेहनत के साथ अपना समय बिता रहे होंगे और बिताएंगे भी। थैंक यू सो मच।